गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर, क्या हाल? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, मैं मयंक सर एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स की इस सीरीज़ में आज वो जो अपन एक बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर बच्चों ने स्टार्ट कर रखा था, उसके 2 लेक्चर अपन ने अपलोड भी कर दिए थे, जिसमें प्रोटीन वाला जो पार्ट है बच्चों वो कंप्लीट हो गया था। उसी सीक्वेंस में आज अपना जो 3rd लेक्चर है बायोमोलिक्यूल का, इसमें बेटा जी अपन स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो करें, लेट्स स्टार्ट बिना अपना टाइम वेस्ट किए। तो बच्चों ये जो कार्बोहाइड्रेट है, भाई अपन बायोमोलिक्यूल में बता रहे थे आपको कि जो एसिड सोल्यूबल पूल था, एसिड इनसोल्यूबल पूल था, तो इनसोल्यूबल पूल में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल आए थे उसमें प्रोटीन था, मीन पॉलीसैकेराइड थे, उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड भी था, और एक हमने लिपिड की बात की थी। लिपिड के लिए बच्चों आपको बताया था कि हालांकि उसका मोलिकुलर वेट कम होता है, बट ग्राइंडिंग के टाइम जो मेम्ब्रेन में वेसिकल बन जाती है जो वाटर इनसोल्यूबल होती है, इस वजह से वो एसिड इनसोल्यूबल पूल में इंक्लूड होता है। चलो, तो आज बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट बच्चों नाम से देखियो, कार्बोहाइड्रेट क्या, कार्बोहाइड्रेट का मीन क्या लिख सकते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं उनके लिए बच्चों वर्ड आता है कार्बोहाइड्रेट। और अगर सीधी सी अपन बात करें तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स। अब जो प्रोटीन था ना बच्चों, प्रोटीन में इसमें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चारों तो हमेशा ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं। सल्फर कभी कभार उसमें प्रेजेंट होता है, और बच्चों अगर आयरन और आयोडीन की बात करें तो ये रेयरली प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान रख लेना। क्या? CHO1 तो प्रोटीन में बेटा जी ऑलवेज प्रेजेंट होंगे। सल्फर मोस्टली प्रेजेंट हो सकता है, जैसे सिस्टीन और मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड थे। आयरन, आयोडीन वो रेयरली प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन के लिए अलग से एक चीज। कार्बोहाइड्रेट की बात करें बच्चों तो हमने क्या बोला? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें भी अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें तो 2:1 में प्रेजेंट होता है। क्लियर? और एम्पेरिकल अगर फॉर्मूले की बच्चों बात करें, कार्बोहाइड्रेट का जो मूलानुपाती सूत्र एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो CH2 का होलन, ये दिया जाता है। अब कुछ एक्सेप्शन भी है, उन पे भी डिस्कस करते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट वर्ड आते ही बच्चों डाइजेशन से अपन कनेक्ट कर लेते हैं कि आपको बताते हैं ना कि सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहले अपने को एनर्जी कौन देगा? वही सीक्वेंस आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फिर प्रोटीन। क्लिप से क्या याद रख लो, सबसे पहले नंबर कार्बोहाइड्रेट का, फिर फैट का, फिर प्रोटीन का। अब देखियो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे पहले एनर्जी देता है, इसलिए इसको बोलते हैं इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे पहले जो आपको एनर्जी देगा, ऊर्जा का स्रोत होगा, वो कौन? कार्बोहाइड्रेट। अब बच्चों मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं कि जब डाइजेस्टिव सिस्टम अपन पढ़ते हैं तो वहां बता रखा है कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से कितनी, लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। फैट से वहां दे रखा है 1 ग्राम से 9 किलो कैलोरी। मतलब कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर बच्चों फैट डबल से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, बट फिर भी पहले ऑक्सीडाइज या पहले एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। पहले नंबर किसका आता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों, वो हम लिपिड में भी समझ लेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें ऑक्सीजन, ध्यान से सुनना, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की अमाउंट लिपिड से ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने? कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन कंटेंट लिपिड से ज्यादा, इसलिए जब ऑक्सीडेशन होता है तो बाहर से कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि इसके पास पहले से ऑक्सीजन ज्यादा है तो फटाफट क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड, और क्या दे देगा? एनर्जी। तो इंस्टेंट और फटाफट एनर्जी अपने को चाहिए, तो वैसे भी फर्स्ट नंबर पे कौन रहता है? कार्बोहाइड्रेट। हालांकि फैट से एनर्जी कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर ज्यादा मिलती है, बट फिर भी नंबर पहले कार्बोहाइड्रेट का। क्लियर बच्चों? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने क्या बताया? CH2ON। अब इसमें अपन लगा के देख लें। और कार्बोहाइड्रेट भी बच्चों
मिनिमम 3 कार्बन वाले, 3 से कम कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जैसे अगर मैंने N3 लगा के देखे अपन, तो N थर्ड किया तो अपने पास क्या आ गया, C3H6O3। और 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट के लिए बच्चों आ जाता है ट्रायोज शुगर, ट्रायोज। और अगर N4 आपने लिखा तो आ गया C4H8O4। तो 4 के लिए अपन बोल देंगे इसको कौन सी शुगर, टेट्रोज शुगर। पेंटोज, हेक्सोज ऐसे अलग अलग शुगर पढ़ेंगे। अब बच्चों ये कह रहा हूं मैं कि कार्बोहाइड्रेट के लिए मिनिमम N की वैल्यू 3। अगर कार्बन 1 या 2 है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। जैसे लिख लेते हैं अपन N बराबर 1 लिखे बच्चों, चेक कर लें अपन क्या लिखा, N = 1 तो HCHO क्या बना, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, C1H2O1 हो गया। N बराबर 2 लगाया तो CH3COOH बन गया, कार्बन 2 H4 और ऑक्सीजन 2। ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये बच्चों क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है। दोनों ही देखो इन पर फॉर्मूला अप्लाई, ध्यान से सुना बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक एसिड पर फॉर्मूला तो अप्लाई हो रहा है, हो रहा ना, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो CH2O1 वाला फॉर्मूला लग रहा है, बट फिर भी ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो 2 ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने बोर्ड पे आ गए जिन पे फॉर्मूला तो एप्लीकेबल है बट दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम अपने को कार्बन कितने, 3, 1 और 2 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। एक और अगली बात ये क्या कि कुछ ऐसे भी हैं जिनमें फॉर्मूला तो एप्लीकेबल नहीं होता बट फिर भी कार्बोहाइड्रेट है। यहां बच्चों फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अपन ने लिखा C5H10O4, मैंने लिखा C6H10O5। क्या फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। फॉर्मूले के हिसाब से तो कार्बन 5 है तो ऑक्सीजन भी 5 होने चाहिए, 6 कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी 6 होनी चाहिए, लेकिन बच्चों दोनों केस में एक एक ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो C5H10O4 ये तो अपन पढ़ते भी हैं, ये होता है बच्चों डीऑक्सी राइबोज। ये वो शुगर है जो डीएनए में मिलती है, जबकि आरएनए में क्या, आरएनए से डीएनए का पता ना अपने को, डीऑक्सी, दूसरे कार्बन पर एक ऑक्सीजन कम हो जाएगा। डी का मतलब हटना, किसका, ऑक्सीजन का। C6H10O5 ये बच्चों एक रैमनोज शुगर होती है, रैमनोज शुगर। दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा बट फिर भी बोथ आर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो यहां फॉर्मूला लग रहा है बट फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, यहां फॉर्मूला नहीं लग रहा बट फिर भी बच्चों दोनों क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर? तो कार्बोहाइड्रेट के लिए पहली चीज मिनिमम कार्बन कितने, 3, 1 और 2 नंबर कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट कंसीडर नहीं करते। क्लियर है? चलो आगे चलें। नेक्स्ट बच्चों जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट या मोनोसैकेराइड है उसमें भी हम मोनोसैकेराइड की बात पहले करेंगे, वो डी फॉर्म में मिलते हैं। डी फॉर्म, डी और एल की बात की थी अपन ने प्रोटीन में कि भाई जब नॉन पोलर लाइट को अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते भी हो आप, नॉन पोलर लाइट जब बच्चों प्रिज्म से पास होती है तो वो पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाती है। उस लाइट में जब का मोनोसैकेराइड रखते हैं तो एक तो डी फॉर्म बनता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक एल फॉर्म लेवो रोटेटरी। तो यहाँ इतना ही कि मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट है वो डी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी मोनोसैकेराइड्स के लिए ये बात आ रही है बच्चों। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रकाशिक समावयवता भी दर्शाते हैं। अमीनो एसिड में भी आपको बताया था, एक एक्सेप्शन लिखाया था, वहां कौन सा बच्चों, ग्लाइसिन, बिकॉज वहां कायरेल कार्बन नहीं होता इसलिए ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है एक। प्रोटीन में भी, एमिनो एसिड में भी एक एक्सेप्शन अपवाद कौन सा था, ग्लाइसिन। यहां भी बच्चों एक अपवाद आएगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सुना है कहीं नाम आपने, ये
सुना होगा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। भेजे पे जोर जब डालोगे तो ग्लाइकोलाइसिस याद आएगा आपको, ग्लाइकोलाइसिस उसमें बनता ना PgAl फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, आइसोमरेज वही डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसमें देखो बच्चों DHAP एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। कैसे नहीं होती तो ये आप इसकी स्ट्रक्चर से समझ सकते हो, CH2OH C डबल बॉन्ड O CH2OH, तो कायरल कार्बन बीच में नहीं है, इस वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ये है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जिसमें कार्बन कितने हैं बच्चों? 3 का मतलब ट्रायोज शुगर। क्लियर? 3 कार्बन है तो हाइड्रोजन देख लो 6 है और ऑक्सीजन यहां 3 है। चलें आगे, नेक्स्ट आते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बच्चों बात करें और टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की अपन बात करते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है इनको 2 कैटेगरी में बच्चों क्लासिफाई कर रखा है। एक को तो बोला जाता है शुगर, शर्करा, एक बच्चों नॉन शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट की 2 श्रेणियां, शुगर और नॉन शुगर, शर्करा और दूसरी नॉन शुगर अपन कंसीडर कर देते हैं। शुगर तो वो हो गई जो टेस्ट में स्वीट होती है, मीठी होती है, वो शुगर है। ये ट्रू सॉल्यूशन बनाती है बच्चों, वाटर सोल्यूबल होती है, जल में घुलनशील है, पानी में घुलनशील, चीनी वगैरह ट्रू सोल्यूबल है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब जब सोल्यूट पूरी तरह से सॉल्वेंट में घुल जाए, वो ट्रू सॉल्यूशन वास्तविक विलयन बनाती है। और पानी में क्या है? विलयनशील। नॉन शुगर है बच्चों, ये टेस्ट में स्वीट नहीं होती, वाटर सोल्यूबल भी नहीं है और ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाती है, ना कि ट्रू सॉल्यूशन। अब शुगर में अगर शुगर की अपन बात करें तो इसमें बच्चों इसकी फिर 2 कैटेगरी रख दी। एक तो इसमें आते हैं मोनोसैकेराइड, एक हम बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड और दूसरे बच्चों को ना आगे ओलिगोसैकेराइड। और जो नॉन शुगर है ये कॉम्प्लेक्स बच्चों कार्बोहाइड्रेट, और इनमें हम किसको रख लेंगे? पॉलीसैकेराइड को। आगे तो कार्बोहाइड्रेट को जब आपने क्लासिफाई किया तो उसकी 2 कैटेगरी बना दी, शुगर और नॉन शुगर। शुगर टेस्ट में मीठे स्वीट होते हैं, जल में विलयनशील होते हैं और वो ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। जबकि नॉन शुगर बच्चों टेस्ट में स्वीट नहीं होते, पानी में विलयनशील नहीं है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और कोलोइडल सॉल्यूशन वो बनाते हैं। अब शुगर में 2 कौन से आ गए? मोनोसैकेराइड आ गया और ओलिगोसैकेराइड आ गया। मोनो का मीन बच्चों इसमें सिंगल यूनिट मोनोमर होते हैं, ग्लूकोज वगैरह मोनोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में 2 से 10 तक की यूनिट होती है। जैसे मान लो ग्लूकोज की बच्चों 10 यूनिट आपस में 2 से लेकर 10 तक जुड़ गई, ओलिगोसैकेराइड। और मोर देन 10 यूनिट अगर हो, 10 से ज्यादा इकाइयां अगर बच्चों जुड़े, तब हम उनको क्या बोल देंगे? पॉलीसैकेराइड। सीक्वेंस में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इनकी मोनोसैकेराइड की, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये सब बच्चों क्या आएंगे? मोनोसैकेराइड। तो फर्स्ट अपनी हेडिंग मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। मोनो तो कार्बोहाइड्रेट में तो सबसे सिंपल ही होते हैं, एकल इकाई सिंगल यूनिट वाले क्या है? मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड बच्चों सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। और ये इनका डाइजेशन होगा कि नहीं होगा बच्चों? पाचन होता है कि नहीं होता है? सोचो। अरे डाइजेशन तो किसका होता है? पाचन की डेफिनेशन ही क्या आती है कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को हम सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, जटिल को सरल में तोड़ना, वो है डाइजेशन। जबकि मोनोसैकेराइड तो पहले ही क्या है? सिंपलेस्ट है, सरल है। सरल है तो इनका आगे डाइजेशन नहीं होगा। अरे ग्लूकोज तो सिंपलेस्ट फॉर्म है, उसका आगे पाचन नहीं होता। ग्लूकोज तो बच्चों सीधा एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है। तो मोनोसैकेराइड का डाइजेशन नहीं होगा।
ब्रेकडाउन या हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हो, जल अपघटन भी नहीं होता। तो क्या होता है इनका बच्चों, अवशोषण या तो एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर? तो दिमाग में ग्लूकोज रख के समझ लेना, मोनोसेकेराइड क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसलिए ना तो इनका डाइजेशन होगा और ना ही हाइड्रोलाइसिस, पाचन होता ही नहीं, सरलतम है। तो डायरेक्ट क्या हो जाएंगे बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे, डायरेक्ट एनर्जी ये देते हैं मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में ही जैसे आरक्यू की वैल्यू, तो ध्यान ही आपको रेस्पिरेटरी क्वोशेंट बच्चों, ग्लूकोज लेके ही चलते हैं अपन, तो आरक्यू की वैल्यू कितनी आती है, ग्लूकोज वाला फॉर्मूला वही है ना, C6H12O6, अपन बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ 6O2, क्या बना 6CO2, 6 वाटर और साथ में ATP। आरक्यू क्या बोलता है, रिलीजिंग CO2 कंज्यूम O2, तो देख लो वो कितना, आरक्यू की वैल्यू इनके लिए 1 रहती है। और ये एब्जॉर्प्शन में इनका रोल है, डाइजेशन इनका नहीं होता। और मोनोसेकेराइड सबसे क्या है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक, चलो मोनोसेकेराइड में बच्चों अब इनकी स्ट्रक्चर पे आने से पहले अपन चलो स्ट्रक्चर में अपन बता दें कि जनरली जो मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो 2 रूपों में मिलती है। फिर अपन इनके चलो टाइप्स पे आ जाते हैं। तो मोनोसेकेराइड की स्ट्रक्चर को अपन 2 फॉर्म में, एक तो स्ट्रेट चेन सीधी श्रृंखला के रूप में, एक बच्चों इनकी स्ट्रक्चर होती है रिंग फॉर्म में, रिंग वलयनुमा संरचना। तो स्ट्रेट चेन में तो ये आ गया कि भाई कार्बन की जैसी एक स्ट्रेट चेन आ गई, मान लो ये वाली, ये तो सीधी स्ट्रेट चेन होगी। रिंग जो है बच्चों, जिसको हावर्थ अपन स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो फिशर ये हावर्थ होता ना रिंग चेन स्ट्रक्चर, इसमें भी 2 अलग अलग कैटेगरी आती है। एक तो बच्चों फ्यूरेनोज, एक आ गई पायरेनोज रिंग, फ्यूरेनोज, और दूसरी कौन सी कैटेगरी आ गई, पायरेनोज। तो ये रिंग वाला इंपॉर्टेंट है, जिसको होवार्थ स्ट्रक्चर अपन बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते भी हो। अब बच्चों फ्यूरेनोज में तो क्या होगा, ये वाली स्ट्रक्चर फ्यूरेनोज, ये आ गई फ्यूरेनोज रिंग। पायरेनोज में ये ग्लूकोज वाली, ये लो, ये पायरेनोज होगी। तो फ्यूरेनोज में दिख रहा ना बच्चों कितनी रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग है, कार्बन नहीं बोल रहा मैं, 5 मेंबर रिंग है। तो कार्बन कितने दिख रहे हैं इसमें, 4 कार्बन विद एक ऑक्सीजन दिख रहा है। बाकी टोटल रिंग पूछे तो 5 मेंबर की रिंग दिख रही है। यहां मेंबर 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग है, लेकिन कार्बन कितने दिख रहे हैं बच्चों, 5 कार्बन विद ऑक्सीजन, वो पायरेनोज। ठीक, तो फ्यूरेनोज F से, इसका एग्जांपल अगर देखो तो F से बच्चों कौन, फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज तो किस फॉर्म में मिलेगा, फ्यूरेनोज, F से फ्यूरेनोज, F से फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज आ गया तो दूसरा ग्लूकोज। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अपने को किस में मिलेगी, पायरेनोज। तो यहां 5 मेंबर रिंग, मेंबर 5 है बट कार्बन 4 एक ऑक्सीजन, यहां 6 मेंबर की रिंग जिसमें 5 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन। तो स्ट्रक्चर मोनोसेकेराइड की 2 फॉर्म में, स्ट्रेट चेन और दूसरी रिंग फॉर्म। रिंग को क्या बोल दिया, होवार्थ स्ट्रक्चर बच्चों, जिसमें पायरेनोज और दूसरी फ्यूरेनोज। ठीक, अब जो मोनोसेकेराइड के टाइप बच्चों बता रखे हैं, टेबल से बनाते हैं उससे पहले अपन मोनोसेकेराइड के जो टाइप है उन्हें ब्रूड लेवल पे अपन 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो एल्डोज शुगर बोलते हैं, एक बच्चों मोनोसेकेराइड में कीटोज वर्ड यूज करते हैं अपन। मोनोसेकेराइड में 2 आ गई, एल्डोज और कीटोज। इसको ऐसे याद रख लो, एल्डोज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO ग्रुप, कीटोज में कीटो ग्रुप। तो जो एल्डोज है इसमें तो आपको मिलेगा CHO एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोज वाले जो मोनोसेकेराइड शुगर है उसमें बेटा जी कौन, कीटो ग्रुप आ गया। ठीक है, नहीं प्रॉब्लम। तो एल्डिहाइड और वो कीटो, लो एल्डोज है तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप। इसको बोलते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड।
इसको बोल दो, इसमें कीटोन ग्रुप है बच्चों, तो पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, ये कहलाते हैं पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉली हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, ये अलग चीज है। पॉली हाइड्रोक्सी कई OH ग्रुप होते हैं, स्ट्रक्चर में अपन समझेंगे। पॉली का मतलब ज्यादा, OH ग्रुप ज्यादा है तो पॉली, और एल्डिहाइड है तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया, एल्डोज। ये पॉली हाइड्रोक्सी बच्चों कीटोन, कीटो ग्रुप है, पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें जो सफिक्स यूज करेंगे अपन, वो तो बच्चों होता है ओज। सफिक्स समझते हो ना, एक प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स तो पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। इसका जो सफिक्स होगा वो बच्चों उलोज, इसका सफिक्स क्या होगा? उलोज होगा। अभी एग्जांपल से समझते हैं अपन। ग्लूकोज, ओज लग रहा है तो एल्डोज है, उलोज सफिक्स आ रहा है तो बच्चों वो कीटोज है। ये एल्डिहाइड है, वो कीटो है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। अब जैसे ले लेते हैं इसके एग्जाम्पल, चलो एक एक तो ये लिख लिया, इसका तो बच्चों एग्जाम्पल ग्लूकोज, ओज, डेक्स्ट्रोज भी बोल देते हैं, ओज। इसका एग्जाम्पल फ्रुक्टोज। अब बच्चों फ्रुक्टोज में वैसे तो ओज आता है, लेकिन इसका वैसे वर्ड आता है लेवुलोज, लेवुलोज, उलोज, लेवुलोज, उलोज तो वो कीटो ग्रुप। बाकी अपन इसकी स्ट्रक्चर डायग्रामेटिक समझेंगे। तो ग्लूकोज एल्डिहाइड और वो कीटोज, लेवुलोज वर्ड यूज करते हैं, ये डेक्स्ट्रोज। अब देखो मोनोसेक्राइड में अलग अलग टाइप की अपन जैसे बात करें बच्चों, तो टेबल से ही समझ लेते हैं सिंपली फॉर्म में कि भाई अगर मोनोसेक्राइड में एक या दो कार्बन तो नहीं हो सकते, क्योंकि अभी बताया था एक दो कार्बन वाले तो कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं है। मिनिमम कार्बन कितना चाहिएगा? तीन कार्बन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो मेन जो अपन कार्बन इंपॉर्टेंट शुगर, उसके एग्जाम्पल लिख लें कि पहला कॉलम बना लिया नंबर ऑफ कार्बन, फिर अब उसके दोनों फॉर्म है, एल्डोज फॉर्म में भी मोनोसेक्राइड मिलेगा, कीटोज फॉर्म में भी मिलेगा, और उसका बच्चों को अगर स्पेसिफिक फीचर है उसकी अपन यहां बात कर लेंगे, कोई विशिष्ट उच्च शर्करा का कैरेक्टर, कोई स्पेसिफिक फीचर हो तो नंबर ऑफ कार्बन में बच्चों 1 और 2 नहीं है, हमने बात की नंबर ऑफ कार्बन यहां ले लिया सीधा 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 कार्बन अगर है तो वो शुगर मोनोसेक्राइड को आप क्या बोल दोगे? ट्रायोज बोल देंगे, ठीक। 4 कार्बन है तो वो आ जाएगा टेट्रोज, 5 कार्बन है तो ऐसी बच्चों मोनोसेक्राइड शुगर क्या कहलाएगी? पेंटोज। 6 कार्बन है तो अपन क्या कंसिडर कर लेंगे? हेक्सोज, और 7 है तो हेप्टोज। ये एग्जाम्पल यूज होते हैं आपके, इसलिए वो बता देता हूं, जो आगे दूसरे चैप्टर में अपन ऐड करते हैं वो एग्जाम्पल यहां ले लें। तो नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर आ गया 3 ट्रायोज, 4 टेट्रोज, सीधा है 5 है तो पेंटोज बोल दिया, 6 है तो हेक्सोज और हेप्टोज। अब बच्चों इनका एल्डोज और कीटोज दोनों फॉर्म। 3 कार्बन में एल्डोज का एग्जाम्पल आता है PgAl, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, जो ग्लाइकोलाइसिस में इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है, ध्यान है ना अपने को ये। तो एल्डोज का मतलब जिसमें एल्डिहाइड है, कीटो ग्रुप वाली कीटोज होगी, अभी पीछे अपन ने इसके दोनों फॉर्म पढ़ लिए थे। इसी का कीटोज फॉर्म होता है DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, दोनों ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसका तो अभी बताया था, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती। स्पेसिफिक कैरेक्टर तो एक ये हो गया, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है बच्चों किसके? ग्लाइकोलाइसिस के मध्यवर्ती है। और दूसरा एक काम की चीज जो बच्चों ये जो है ये बाकी मोनोसेक्राइड या कार्बोहाइड्रेट के प्रीकर्सर होते हैं। प्रीकर्सर का मतलब पूर्वगामी, यूं कहें तो बाकी जो भी कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है वो इसी से बनेंगे, क्योंकि सबसे कम कार्बन, मिनिमम कार्बन कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना? 3, और 3 वाले ये एग्जाम्पल है। बाकी सारे 4-5 है कि जो प्रीकर्सर है, जो पूर्वगामी है, वो हमेशा ट्रायोज शुगर होती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में मिनिमम कार्बन आप कितने बता सकते हो? 3, 1 और 2 वाले तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। तो इसमें काम की चीज है, 3 कार्बन वालों को कंसिडर करते हैं अपन प्रीकर्सर, पूर्वगामी, रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड के लिए, ठीक।
4 कार्बन का हो, 4 कार्बन का एग्जाम्पल बच्चों, एल्डोज में तो आएगा एरिथ्रोज शुगर और कीटोन में एरिथ्रुलोज, एरिथ्रुलोज। ये लो सफिक्स से देख लो, यहां सफिक्स लगा है ओज एल्डोज, यहां लगा है उलोज तो कीटोज। एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज कहां आया है, एरिथ्रोज एरिथ्रुलोज, तो अगर बॉटनी में बच्चों C3 साइकिल, ध्यान आई, इंटरमीडिएट होता है C3, कैल्विन साइकिल, कैल्विन मेल्विन वाला C3, वही साइकिल जिसमें 7 कार्बन तक के प्रोडक्ट बनते हैं, वही इंपॉर्टेंट साइकिल जिसमें रूबिस्को एंजाइम भी यूज होता है, जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑन बायोस्फीयर होता है। ठीक है, तो एरिथ्रोज और एरिथ्रुलोज, जिसमें कार्बन कितने 4। 5 कार्बन के एग्जाम्पल तो ध्यान ही अपने को, डीएनए आरएनए बच्चों, आरएनए में राइबोज, कार्बन कितना 5, बस। डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज। एक्साइलोज भी आप कंसीडर कर सकते हो, जाइलोज, और यहां इसको बोल देंगे जाइलूलोज, ये लो लोज लग गया तो कीटो हो गया। तो राइबोज आरएनए के रेफरेंस में, आरएनए की शुगर है बच्चों, एटीपी में भी होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में भी राइबोज शुगर, ये ध्यान आ गया चीज। एटीपी सोर्स ऑफ एनर्जी में आरएनए राइबोज शुगर होती है, ध्यान रख लेना। डीऑक्सी राइबोज डीएनए में आ गया। और जाइलोज और जाइलूलोज ये भी बच्चों कहां मिलेगा, C3 साइकिल। C3 साइकिल में सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं। तो C3 साइकिल में 4 कार्बन वाला एरिथ्रोज है, 5 कार्बन वाला जाइलोज जाइलूलोज है। 6 कार्बन के एग्जाम्पल तो है कई, ये तो पढ़ेंगे अपन। यहां मैं एक लिखा देता हूं ग्लूकोज, और एक आ गया फ्रुक्टोज। ये 6 कार्बन वाले हैं, जिसको डेक्स्ट्रोज और लेबुलोज बोला था। 7 कार्बन वाला ये भी बच्चों उसी C3 साइकिल में सेडोहेप्टोज और सेडोहेप्टुलोज, हेप्टुलोज कहां, C3 साइकिल में। ठीक है, तो सेडोहेप्टोज देख लो बच्चों, ओज है तो, और यहां उलो। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने बोर्ड पे आप लोगों के लिए देख लो आप एक बार, मैं साइड में हो जाता हूं। ये कुछ मोनोसैकेराइड के बच्चों अपन एग्जांपल लिखे हैं, जो और चैप्टर में भी यूज होते हैं, इसलिए पूछे जा सकते हैं। 3 से कम कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, तो 3 कार्बन में ट्रायोज है, जिसमें एल्डोज PgAl और कीटोज में DHAP, वो ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट है और प्रीकर्सर है बाकी कार्बोहाइड्रेट और के लिए। N4 में टेट्रोज है, जिसमें आपको एल्डोज एरिथ्रोज और वो एरिथ्रुलोज मिलेगा, C3 साइकिल। राइबोज आपको पता ही आरएनए और एटीपी में भी होता है बच्चों। डीऑक्सी राइबोज डीएनए, जाइलोज जाइलूलोज ये फिर C3 साइकिल का। 6 कार्बन वाले एग्जांपल अभी आगे भी पढ़ेंगे अपन, यहां ग्लूकोज फ्रक्टोज ले लिया। 7 कार्बन वाला सेडोहेप्टोज और सेडोहेप्टुलोज, ये भी C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में 7 कार्बन वाला जो प्रोडक्ट बनता है वो यही होता है। ठीक है, क्लियर है इस टेबल से। अब चलो जिनको अपन डिटेल में बच्चों डिस्कस करते हैं, वो ये है 6 कार्बन वाले, इनके बारे में अपन डिस्कस कर लें कि 6 कार्बन वाले कौन कौन से मोनोसैकेराइड अपन यहां बता रहे हैं। तो 6 कार्बन वाले के लिए हमने क्या बोल दिया, हेक्सोज शुगर, वो शुगर जिसमें कार्बन है 6। इनके कुछ एग्जाम्पल अपन अपने सिलेबस में हैं। तो इसमें बच्चों जैसे पहले तो एक रेमनोज, मैनोज, ये 6 कार्बन वाले एग्जाम्पल लिखा रहा हूं। गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ये बोर्ड पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों। ये 6 कार्बन वाले मोनोसैकेराइड है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, हेक्सोज। रेमनोज तो अभी बताया था मैंने, 6 कार्बन है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था। मैनोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज नाम आए हुए हैं कहीं ना कहीं, और वो एक सीक्वेंस भी बताते हैं याद रखने के लिए। क्या इसको मान लिया RA, रमा का गला ग्लूकोज के लिए फ्री है। ऐसे ही बच्चों, रमा का गला ग्लूकोज के लिए फ्री है। रमा, आर से रेमनोज, रमा, मा से मैनोज, गला गैलेक्टोज, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए क्या है, फ्री है।
ये 6 कार्बन वाली हेक्सोस। ठीक है, तो इसमें अपन जैसे फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आएगी, ग्लूकोज गैलेक्टोज भी पढ़ते हैं, ब्रेन शुगर, इसको भी थोड़ा सा बता दूंगा मैं। मैनोज जो बच्चों ना, मैनोज, ये बच्चों देखो इसका फीचर ही है कि मैनोज का एक डिराइव्ड फॉर्म होता है मैनिटोल, ये है इंपॉर्टेंट। कहां सुना आपने मैनिटोल? मैनोज का एक ये मॉडिफाइड डिराइव्ड है, व्युत्पन्न है, जो एक्चुअल में बच्चों शुगर अल्कोहल है, शुगर अल्कोहल, CH2OH ग्रुप इसमें आ जाता है, OH वाला। तो मैनोज तो एक हेक्सोज 6 कार्बन वाली शुगर है, उसका डिराइव्ड है, उसका एक व्युत्पन्न है मैनिटोल, और इस डिराइव्ड को बोलते हैं शुगर अल्कोहल। मैनिटोल आपने कहीं सुना हो तो बच्चों एक तो ब्राउन एल्गी में होता है, ये ब्राउन एल्गी का कंपोनेंट है, जैसे फ्यूकस इसमें। और वैसे मैनिटोल का एक मेडिकल यूज भी है, ये डायूरेटिक होता है, ये भी बता देता हूं आपको, डायूरेटिक। डायूरेटिक से क्या याद आया? ADH हार्मोन बच्चों एंटी डायूरेटिक, वो डायूरेटिक का एंटी है। एंटी का मतलब, डायूरेटिक का हिंदी में नाम होता है मूत्रल, यूरिन को डिस्चार्ज करता है। ये मैनिटोल लेने से अमाउंट ऑफ यूरिन, वॉल्यूम ऑफ यूरिन बढ़ जाता है। और जो ADH हार्मोन आता है वो जब रिलीज होता है तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ यूरिन कम हो जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक। और ये एक नेचर वाइज डायूरेटिक है मैनिटोल, मैनोज का डिराइव्ड है, जो शुगर अल्कोहल कंसीडर करते हैं। चलो अब इन 6 कार्बन में देखो हम बात करते हैं पहले ग्लूकोज की, एक फ्रक्टोज की, एक गैलेक्टोज की। तो डिटेल में तो ग्लूकोज फ्रक्टोज ही है बच्चों। तो फर्स्ट अपन बात कर लें ग्लूकोज, इसको ब्लड शुगर भी बोलते हैं। मेन तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी ATP देता है, एनर्जी शुगर, वो यही होती है ग्लूकोज। अपने ब्लड में कई हार्मोन है जो इसके मेटाबॉलिज्म से कनेक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं बता ही रहा था ना आपको पेपर सॉल्यूशन में, जैसे इंसुलिन आता है, इसके अलावा एक वो इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक ग्लूकागोन बच्चों आता है, कोर्टिसोल वगैरह आते हैं। तो इसमें जो ये वाला हार्मोन है कौन सा? इंसुलिन, वो तो एक ऐसा हार्मोन है बच्चों जो ब्लड में ग्लूकोज को कम करता है। बाकी जो हार्मोन है लाइक ग्लूकागोन, कोर्टिसोल, वो सब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाते हैं, ये ध्यान रख लेना एक अलग से। और इंसुलिन ग्लूकागोन दोनों पैंक्रियाज के हार्मोन बच्चों अपने को पता है। चलो अब ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जिसको अपन ने क्या बोला? ब्लड शुगर। इसी के ऑक्सीडेशन से अपने सेल में क्या लिबरेट होती है? एनर्जी। अब चलो स्ट्रक्चर पे जब अपन आए तो ग्लूकोज की बच्चों स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं, थोड़ी सी बता देता हूं मैं इसमें अल्फा और बीटा। जैसे पहली बात तो ग्लूकोज पायरेनोज है, 6 मेंबर रिंग बता रहे थे अपन, तो वही बना लो, ये वाली अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म अपन पढ़ेंगे बच्चों। ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एक सिक्स्थ। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पे आ गया HOH, थर्ड पे बस चेंज करना है, थर्ड कार्बन याद रख लेना। ये लो इसका 6 कार्बन, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर दिख रही है। थर्ड वाला कार्बन बस इस पे ध्यान रखना है, इसी पे HOH की पोजीशन चेंज होगी, इसी वजह से ऑप्टिकल आइसोमर बनता है, वो अभी स्ट्रेट चेन में अपन देख लेंगे। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। इसी की देखो एक और स्ट्रक्चर बच्चों मैंने ग्लूकोज की बनाई, बोर्ड पे देखो, ये रिंग बना दी। पहले कार्बन पे जो HOH की पोजीशन उसको मैंने चेंज कर दिया, पहले पे HOH ऐसे था, देखना बोर्ड पे क्या किया बच्चों, अपन ने इस H को नीचे ले आए, OH गया ऊपर, बस ये पहले वाला चेंज कर दिया। बाकी सेम इसकी कॉपी कर दो, HOH, थर्ड वाला ध्यान रखना ही है, बाकी कोई चेंज नहीं किया, केवल चेंज किसमें हुआ? फर्स्ट कार्बन। अब बच्चों इसको जो बोलते हैं ये तो कहलाता है अल्फा डी ग्लूकोज। मोस्टली तो आपको डी बताए थे ना, डी फॉर्म, और उसमें भी ये है अल्फा। ये वाली जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई वो बीटा डी ग्लूकोज। तो अल्फा और बीटा में अगर डिफरेंस की बात आए तो डिफरेंस आपको दिख रहा है केवल कौन से कार्बन पे? फर्स्ट कार्बन पे दिखा। HOH की पोजीशन अपन ने रिवर्स कर दी।
चेंज कर दी। अभी जो अल्फा बीटा है बच्चों, ये हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड में जब माल्टोज सुक्रोज वो जब बनाएंगे, दो मोनोसैकेराइड को जुड़कर जब अपन बनाएंगे, वहां आएंगे कभी अल्फा यूनिट जुड़ेगी, कभी बीटा जुड़ेगी। क्लियर? तो यहां तो सीधा सा है, फॉर्मूला ध्यान में ही है, फर्स्ट कार्बन की पोजीशन चेंज कर दो तो अल्फा से बन गया बीटा डी ग्लूकोज। अब थोड़ा सा बच्चों केमिस्ट्री में अपन घुसते हैं, ऑर्गेनिक में घुसते हैं, तो वहां वर्ड आते हैं वो एपीमर एनोमर। ज्यादा तो नहीं जा रहा, मैं बस इतना सिंपली बता देता हूं कि अगर पहले कार्बन में की HOH चेंज हो, पहले कार्बन के HOH की पोजीशन में चेंज हो, तब तो बच्चों को क्या होते हैं? एनोमर। चेंजेस इन पोजीशन, HOH पोजीशन इन फर्स्ट कार्बन। पहले के अलावा दूसरे तीसरे चौथे कार्बन की पोजीशन में अगर चेंज आ रहा हो, देन इट्स कॉल्ड एपीमर। सुने नाम? तो सीधा सा क्या याद रखोगे? पहले कार्बन की HOH में चेंजेस आना एनोमर, पहले के अलावा सेकंड थर्ड फोर्थ कार्बन में HOH की पोजीशन बदले तो एपीमर कहलाते हैं। तो देख लो, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज ये एनोमर है कि एपीमर है बच्चों? बिल्कुल, ये क्या हुए? एनोमर, क्योंकि इसमें HOH की कौन सी फर्स्ट पोजीशन में क्या आ रहा है? चेंजेस आ रहा है। क्लियर? अब इसी से, ये तो रिंग स्ट्रक्चर हो गई, इस रिंग से अपन एक वो स्ट्रेट चेन वाली दोनों बता देता हूं। इसी से अगर आप इस रिंग को अगर चेन के फॉर्म में लिखते हो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन लिख दिए। रिंग से ही बना रहा हूं मैं, रिंग स्ट्रक्चर आ रही है यहां पे। ये इसका पहला कार्बन है, पहले कार्बन में बच्चों H और OH, ये लो, ये फर्स्ट कार्बन है HOH, इसी रिंग को बना रहा हूं, देख लेना। सेकंड कार्बन HOH, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। थर्ड कार्बन पे बस थर्ड का ही ध्यान रखना, इसकी पोजीशन चेंज है, OH थर्ड पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से ऑप्टिकल आइसोमर। फोर्थ पे HOH। अब ध्यान दो, ये पांचवा कार्बन ही है बच्चों, ये फिफ्थ कार्बन है। फिफ्थ कार्बन पर एक तरफ कौन लगा हुआ है? H, एक तरफ O, ये CH2OH। तो फिफ्थ कार्बन पे एक साइड में तो कौन है? H, एक साइड में फिफ्थ पे कौन लगा हुआ है? O। और ये O बच्चों देख लो, ऑक्सीजन इधर पांचवें कार्बन पे जुड़ा है, इधर पहले कार्बन से, तो ये पहला कार्बन है। समझ गए बात? फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन से ये ऑक्सीजन यहां जुड़ा हुआ है। फिर लास्ट ये अपना सिक्स्थ कार्बन, तो सिक्स्थ पे ले लो CH2OH। है कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सीधा सा? ये रिंग स्ट्रक्चर अपने को याद आ गई, होवर्थ स्ट्रक्चर, उसी को अपन ने चेन के फॉर्म में, वैसे तो रिंग फॉर्म में होती वो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरे वाला जो है ये वाला, बस इसमें OH ये ऑप्टिकल आइसोमर ध्यान रखना। और पांचवें कार्बन से ये लो फिफ्थ और फर्स्ट कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन, ये जुड़ गया फर्स्ट और फिफ्थ से। कर लोगे? ऐसी समझने के लिए चीजें हैं। और वैसे बच्चों अगर इसकी ग्लूकोज की स्ट्रेट चेन आप बनाओ तो फटाफट अपन फ्रुक्टोज पे आ जाएं, तो इसकी अपन एल्डिहाइड के लिए ऐसे बना देते हैं 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ। ओके, तो ग्लूकोज एल्डोज है कि कीटोज है? एल्डोज है। एल्डोज है तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन को चेंज कर दिया, चौथा, पांचवा, ये छठा, ये लो। इससे अपन स्ट्रेट चेन से आपको इतना ही ध्यान रखना है बच्चों कि जो पहली बात तो तीसरा कार्बन दिख ही रहा है, ये तो OH, बार बार थर्ड कार्बन बोल रहा हूं मैं, ध्यान रख लेना। पहले ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप, CHO ग्रुप, इस स्ट्रक्चर से अपने को ये ध्यान रखना है कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो अटैच्ड होता है पहले कार्बन पे, एल्डिहाइड पहले पे, तो ये ग्लूकोज का एल्डिहाइड। अब जो फ्रक्टोज थी वो बच्चों कैसी है? कीटोज। तो फ्रक्टोज का भी मैं यही बना के समझा देता हूं। फ्रक्टोज में भी कार्बन तो वही 6, वही C6H12O6 है, बस स्ट्रक्चर आपको चेंज करनी है। फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है, ये कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ध्यान से बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं, सिंपली है। ये लो, थर्ड कार्बन पे
ये ध्यान रखना है बस, बाकी चलने दो। ये लो, तो फर्स्ट जो डायग्राम दिख रहा है आपको इधर वाला, ये तो ग्लूकोज, सेकेंड फ्रक्टोज। तो चेंज डिफरेंस कहां रहा है? पहली बात, थर्ड कार्बन दोनों में ही OH OH ये चेंज रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमर, इसी वजह से। बस बच्चों की जो ग्लूकोज है वो तो एल्डोज शुगर है, एल्डिहाइड, और जो फ्रक्टोज है वो कीटोज में रखा था, अपन ने रखा था कीटो शुगर, कीटो ग्रुप। तो देख लो बस की जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप बच्चों ये रहा CHO, एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कौन से कार्बन पे दिखेगा आपको? फर्स्ट कार्बन पे। जबकि कीटोजो ग्रुप दिख रहा है ये वाला, ये हमेशा दिखेगा कौन से? सेकंड कार्बन पे। क्लियर? इस डिफरेंस को अपन यहां देख लें। एल्डिहाइड ग्रुप को मैंने किस पे रखा? फर्स्ट कार्बन पे, वाइल कीटो ग्रुप आपको दिखाई देगा सेकंड कार्बन पे। बाकी वही C6H12O6, और थर्ड कार्बन पे चेंज कर दो फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, नहीं है प्रॉब्लम। ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ ली किसकी बच्चों? ग्लूकोज की। चलें आगे, अगली अपनी हेक्सोज शुगर जो आपका वेट कर रही है वो कौन सी है? फ्रक्टोज। तो नेक्स्ट अपन लिख लेते हैं फ्रक्टोज, जिसके लिए अभी एक वर्ड क्या बताया था? लेवुलोज। उलोज सफिक्स लगा, उलोज लगा तो वो क्या बन गई बच्चों? वो कीटोज हो गई। और फ्रक्टोज के लिए ही हनी शुगर भी बोल देते हैं। फ्रूट हनी शुगर शहद में मिलती है, मीठी होती है, नेचुरल में मीठी शुगर ही है फ्रक्टोज, और हनी शुगर स्वीट इन टेस्ट। अब फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर की बात करें तो F से फ्रुक्टोज, और F से आपको क्या बता दिया था? फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज हो गया था, वो पायरेनोज थी, ये कौन सी रिंग थी बच्चों? फ्यूरेनोज। तो अगर इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें, देख लो कहां प्रॉब्लम आ रही है। ये लो, ये आ गई फ्यूरेनोज। तो ग्लूकोज वो 6 मेंबर, ये 5 मेंबर, हालांकि कार्बन अपने को वैसे चेन में 4 शो करने हैं। यहां आ गया फर्स्ट, सेकंड। ये लो बच्चों, तो सबसे पहले CH2OH OH, ध्यान रख लियो। फिर ये हमने दे दिया कौन सा कार्बन? फर्स्ट। ये आ गया यहां सेकंड, फिर थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, और एक सिक्स्थ। कौन से कार्बन के HOH चेंज होंगे? बार बार वर्ड आ रहा है, कौन से? थर्ड। फिक्स याद है आपको? तो यहां बच्चों थर्ड पे OH और H कर दिया, फोर्थ पे वही रख लो H और OH, फिफ्थ कार्बन देन सिक्स्थ आ गया CH2OH और H। ये लो, ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी? फ्रक्टोज की। फ्रक्टो फ्यूरेनोज, क्योंकि रिंग कैसी है? फ्यूरेनोज बच्चों रिंग है। तो इसमें फर्स्ट कार्बन, सेकंड, बस ये थर्ड वाला आपको बार बार आ ही रहा है, इसका अपने को ध्यान रखना है, इसी वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? नहीं है प्रॉब्लम। अब ये तो हो गया वही अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी, और इसी को मैं बीटा में कन्वर्ट करूं तो क्या करना पड़ेगा? लगा लो दिमाग। अल्फा ग्लूकोज को बीटा में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या चेंज किया था? पहले कार्बन का HOH, अब HOH तो नहीं, यहां देख लो ये वाला, इसको चेंज कर दो। क्या चेंज किया मैंने पूरा नहीं बता रहा, सीधा ही इस वाली पोजीशन को बच्चों, ये गया OH, ये CH2OH, इसको चेंज अपन ने किया बस। तो ये अल्फा से आपके पास कौन सी आ गई? बीटा डी फ्रक्टोज। क्लियर है? तो ग्लूकोज फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर भी अपने को ध्यान रखनी है, पायरेनोज और फ्यूरेनोज रिंग के थ्रू। अब स्ट्रेट चेन वाला उसका बता दिया था, ग्लूकोज फ्रक्टोज इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। जब अपन स्टार्च के बारे में बच्चों पढ़ेंगे ना, स्टार्च एक डाइसेकेराइड आएगा जिसका हाइड्रोलाइसिस ब्रेकडाउन होता है, तो ग्लूकोज के साथ कौन बनता है? फ्रुक्टोज। वहां और अपन थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो हेक्सोज में कौन सी? रमा का गला, रेमनोज, मेनोज, गैलेक्टोज किसके लिए फ्री है? ग्लूकोज के लिए फ्री है। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसके? हेक्सोज शुगर के। चले बच्चों, चलो फ्रक्टोज के बाद ये प्रॉब्लम कर लेंगे। तो ये ग्लूकोज फ्रक्टोज, एक बच्चों और अपनी यूज भी कर लेते हैं अपन, वर्ड आता है ये गैलेक्टोज।
ब्रेन शुगर कंसिडर करते हैं इसको, ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन शुगर। गैलेक्टोज, ये 3 अपन हेक्सोज में याद रख सकते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ब्रेन शुगर देखो नाम से ही, पहली चीज तो ये कभी भी फ्री फॉर्म में नहीं होती, मुक्त रूप से अकेली नहीं मिलती। अब ब्रेन का मतलब बच्चों नाम ही ब्रेन शुगर है, तो कहां मिलेगी? आपकी ब्रेन में। ब्रेन में होती है मोस्टली लिपिड और के साथ ये फ्यूज रहती है। और वैसे जो गैलेक्टोज है ना, इसका ये फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग शुगर है, फास्टेस्ट एब्जॉर्बिंग शुगर, ऐसी शर्करा जो तेजी से अवशोषित होती है, ये ध्यान रख सकते हो आप। जब बच्चों अपन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, तो जब सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड बनते हैं तो उनको इंटेस्टाइन क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है। उनमें सबसे फास्ट जिसका एब्जॉर्प्शन होगा वो शुगर कौन सी होगी? गैलेक्टोज, जिसको हम ब्रेन शुगर भी कहते हैं, बिकॉज ये आपको कहां दिखाई देगी? ब्रेन में। अब वैसे गैलेक्टोज जो है एक डाइसेकेराइड आएगा, लैक्टोज आएगा, क्या आपको पता ही है, मिल्क शुगर को लैक्टोज बोल देते हैं। लैक्टोज का ब्रेकडाउन बच्चों किसमें? ग्लूकोज विद गैलेक्टोज, ठीक है, तो वहां ग्लूकोज के साथ कौन? गैलेक्टोज। क्लियर? और वैसे और अगर थोड़ा सा याद रख सकते हो तो गैलेक्टोज जो है ऑल्सो फाउंड इन म्यूसिलेज, ये म्यूसिलेज में भी होती है। ये म्यूसिलेज क्या होता है? म्यूसिलेज, म्यूकस, चिपचिपा। भिंडी खाइए, भिंडी, लेडी फिंगर, ओकारा। तो भिंडी को बच्चों जब कट करते हैं, मम्मी घर पे भिंडी की सब्जी बनाती है, कट करती है, तो बचपन में अपन ने उसके वो टच किया ना, से चिपकाया ना, चिपचिपा सा होता है बीजों में, तो वो जो चिपचिपा है, चिपचिपाहट उसकी है, वही एक तरह से क्या है? म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज इन ओकारा, भिंडी बच्चों, लेडी फिंगर। और उस म्यूसिलेज में ही वो जो चिपचिपाहट है, उसी का कंपोनेंट कौन है? गैलेक्टोज। और इस म्यूसिलेज में आप ऐसे भी बता सकते हो, ग्लूकोज होता है, गैलेक्टोज होता है, रेमनोज शुगर भी होती है। तो याद रखने के लिए रख सकते हो। तो गैलेक्टोज इस कंपोनेंट, लैक्टोज का तो है ही है। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है, उसमें होता है, म्यूसिलेज में होता है, एम से मिल्क, एम से म्यूसिलेज, दोनों में कौन है? गैलेक्टोज। क्लियर? ये म्यूसिलेज का कंपोनेंट्स है गैलेक्टोज, जो फ्री फॉर्म में नहीं होता, इस ब्रेन में अपने प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं। तो क्या पढ़ा? हेक्सोज में पहली ग्लूकोज, फिर कौन सी आ गई? फ्रक्टोज। देन हमने डिस्कस की किसके बारे में? गैलेक्टोज। ये तीनों बच्चों अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट चलें तो अपन आगे, वो जो मोनोसेक्राइड के टेस्ट दे रखे हैं, टेस्ट फॉर मोनोसेक्राइड, अपने बायो में इतने डिटेल में नहीं है, मोनोसेक्राइड कंफर्म के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं ना, 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट आते हैं। तो बेनेडिक्ट टेस्ट, एक फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट और फेलिंग टेस्ट। तो इनमें बच्चों वो सॉल्यूशन यूज करते हैं, या तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट विलियन लिया जाता है जो, या फेलिंग सॉल्यूशन यूज करते हैं जो ब्लूइश कलर का होता है। इसके साथ जब, जैसे यूरिन में भी बच्चों ये यूरिन टेस्ट भी कर लेते हैं, जैसे मैं यूरिन वाला रेफरेंस में बता देता हूं कि अगर बेनेडिक्ट टेस्ट को, इस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में यूरिन को मिक्स किया जाए, थोड़ा जूलॉजी के रेफरेंस में यूज कर लेते हैं, फिर इसको अगर गर्म किया जाए बच्चों, तो देखो मोनोसेक्राइड का टेस्ट, डायबिटीज का भी टेस्ट आ जाता है इसमें। तो बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन ब्लू कलर के होता है, नीले रंग का। यूरिन टेस्ट ट्यूब में यूरिन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को मिलाकर उसको गर्म किया। अब आपको पता है जनरली यूरिन में ग्लूकोज होता है कि नहीं होता है? अरे मोथों, यूरिन में कहाँ ग्लूकोज होता है? यूरिन में अगर ग्लूकोज हुआ तब तो वो डायबिटिक हुआ, मधुमेह हुआ। तो इन जनरल नॉर्मली ग्लूकोज यूरिन में नहीं होता, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड नहीं है। अब बच्चों है कि नहीं है वो इस टेस्ट से पता चल जाएगा। जब टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको गर्म करेंगे तो या तो जो कलर है उसका वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, भाई सॉल्यूशन ब्लू था यूरिन के साथ ब्लू, फिर भी ब्लू रहा गर्म करने के बाद, या जो कलर है वो चेंज हो जाता है, वो ब्लू से बच्चों रेड हो जाता है।
अगर कलर रेड हुआ तो इंडिकेशन है, कलर चेंज का इंडिकेशन है कि शुगर प्रेजेंट है, यूरिन में मोनोसैकेराइड ग्लूकोज है। कलर चेंज नहीं हुआ मतलब मोनोसैकेराइड ग्लूकोज शुगर नहीं है। तो डायबिटीज का टेस्ट भी, या इसको मोनोसैकेराइड टेस्ट बोलते हैं, बेनेडिक्ट और एक फैलिंग सॉल्यूशन के साथ भी सेम रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए बच्चों बताते हैं कि जो कॉपर सल्फेट इन सॉल्यूशन में होता है क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, रिडक्शन होता है। तो इसका रीजन रिडक्शन, इसमें तो +2, इसमें 1, ये क्यूप्रस बन गया। इस वजह से कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, रिडक्शन की वजह से। ये लो बच्चों, तो ये टेस्ट ऑफ मोनोसैकेराइड जिसमें अपने दोनों बता दिए, बेनेडिक्ट और फैलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट। क्लियर है बात? तो ये अपना जो बच्चों डिस्कस हमने कर लिया किसके बारे में, मोनोसैकेराइड के बारे में। तो जो कार्बोहाइड्रेट की दो अपने पार्ट बताए थे, शुगर और नॉन शुगर। शुगर में दो आ गए थे, मोनोसैकेराइड के बाद कौन, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, अब जैसे सेकंड अगर मोनोसैकेराइड के बाद में लिखूं बोर्ड पर, तो अपन ने लिखा बच्चों ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब जिसमें मोनोसैकेराइड की कितनी यूनिट होगी, 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। एक यूनिट, एक ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, ऐसे 2 से लेकर 10 तक जोड़ देंगे तो वो ओलिगोसैकेराइड। और बच्चों मोर देन 10 होगा तो अपन बोल देंगे पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब पहली चीज जो ओलिगोसैकेराइड है, इसका डाइजेशन होगा कि नहीं होगा, होगा, कॉम्प्लेक्स है। एक से ज्यादा है तो बच्चों कॉम्प्लेक्स हो गया, कॉम्प्लेक्स है तो ब्रेकडाउन भी होगा। तो इनका डाइजेशन और हाइड्रोलाइसिस तो होता है, सीधी सी बात है ना, कॉम्प्लेक्स है तो सिंपल में कन्वर्ट होगा। लेकिन बच्चों क्या इसका एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण तो हमेशा सिंपलेस्ट का होता है। तो ओलिगोसैकेराइड सीधे एब्जॉर्ब नहीं होते, पहले वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात। अब यहां काम की चीज, जब एमिनो एसिड को हमने जोड़ा था एक चेन में, तो बच्चों एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बनता है। वैसे ही यहां जब मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ेगी, ये मोनोसैकेराइड यूनिट, ऐसी मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ती जाएगी, 2 से 10 जुड़ेगी तब तक ओलिगोसैकेराइड है। मान लो बच्चों 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी है, तब उसको हम बोल देंगे डाइसैकेराइड। समझ गए बात? तो ओलिगोसैकेराइड में ही एक टाइप आता है डाइसैकेराइड। डाई का मतलब कितनी, 2 मोनोसैकेराइड यूनिट इसमें जुड़ती है। और इनके बीच बच्चों जो इंपॉर्टेंट बॉन्ड बनता है, एमिनो एसिड में तो पेप्टाइड था, यहां बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो मोनोसैकेराइड यूनिट के जुड़ने पर बीच में बना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कैसे, इस पे भी देख लो। और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी बच्चों, एक तो होता है कार्बन COC वाला, ये जो होता है ना COC, ये तो कार्बोहाइड्रेट के रेफरेंस में ध्यान रख लो। कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट, एक बच्चों N ग्लाइकोसिडिक बोल देते हैं, उसको नाम ही अलग हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन आता है। N ग्लाइकोसिडिक ये आता है न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लियोटाइड में, ये ध्यान रख लेना। देखो ग्लाइकोसिडिक भी 2 जगह अपन यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का है वो तो ग्लाइकोसिडिक ही बोलते हैं उसको बच्चों, COC ये। नाइट्रोजन के साथ जो बनता है वो N ग्लाइकोसिडिक बोल देंगे, N से नाइट्रोजन, N से ही किस में मिलेगा, न्यूक्लिक एसिड में। कहां, तो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड की बता दूं ना थोड़ी सी मैं। DNA RNA में बच्चों ये राइबोज, कोई भी शुगर आपने ली, इसका पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां कार्बन पेंटोज शुगर होती है। पहले कार्बन पे जुड़ता है नाइट्रोजिनस बेस, वो चाहे प्यूरीन हो चाहे पाइरिमिडीन हो। यही जो बॉन्ड होता है इसी को बोलते हैं अपन N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पहले शुगर का पहला कार्बन इधर नाइट्रोजन से जुड़ता है तो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में दिखेगा, यहां कार्बोहाइड्रेट में है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ऐसी मोनोसैकेराइड यूनिट के बीच बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो कैसे बनता है वो देख लो। ये मान लो मोनोसैकेराइड फर्स्ट है कोई,
ये सेकेंड मोनोसेक्राइड यूनिट है, 2 मोनोसेक्राइड की यूनिट ले ली। पहली मोनोसेक्राइड का तो फिक्स है CHO और कीटो ग्रुप, इसका OH ग्रुप। इनके बीच बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और वही पेप्टाइड बॉन्ड की तरह एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाता है। तो ध्यान रख लेना बच्चों, एमिनो एसिड में पहले का COOH, दूसरा एमिनो एसिड का NH2, उसके बीच पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा था और एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा था, बता दिया था हमने। वैसे ही पहली मोनोसेक्राइड यूनिट का तो CHO कीटो ग्रुप आ सकता है, एल्डिहाइड या कीटो, दूसरी का OH ग्रुप से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड में तो बॉन्ड होता नहीं, ओलिगोसेक्राइड जहां एक से ज्यादा मोनोसेक्राइड है वो आपस में बाइंड हो गए, किससे, इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। लास्ट बच्चों मैं कुछ ओलिगोसेक्राइड के टाइप आपको लिखा देता हूं, टाइप्स ऑफ ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड के टाइप्स कौन कौन से, फर्स्ट, अब टाइप्स इस बेस पर है कि कितने मोनोसेक्राइड की यूनिट जुड़कर ओलिगोसेक्राइड बन रही है। 2 से लेकर 10 तक की लिमिट है ना बच्चों। तो मान लो 2 मोनोसेक्राइड जुड़ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यही अपने तो उसको बोल देंगे डाइसेक्राइड। कुछ नहीं रटना। 3 जुड़ रहे हैं तो बोल दिया बच्चों ट्राइसेक्राइड। फिर आ गया टेट्रासेक्राइड, एक पेंटासेक्राइड। तो कितने मोनोसेक्राइड यूनिट के फ्यूजन से बन रहा है उस बेस पर वो अलग अलग टाइप के ओलिगोसेक्राइड आ गए, जिसमें सबसे मेन और इंपॉर्टेंट है डाइसेक्राइड। तो डाई का मतलब ही बच्चों नाम से कितनी, 2 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। तो इसमें मोनोसेक्राइड की 2 इकाइयां जुड़ेगी, 2 से उसको डाई बोल दो। हाँ, एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, सारे अपने आते हैं। इसी में बच्चों एक माल्टोज आता है, इसी में हम सुक्रोज की बात करेंगे, इसी में लैक्टोज आएगा, इसी में एक शुगर और बताऊंगा आपको, ट्रिहेलोज। ये लो, सुन रखे ना नाम, माल्टोज 2 ग्लूकोज से, तो 1 और 2 ग्लूकोज तो डाइसेक्राइड। सुक्रोज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड 2 हो गए तो डाइसेक्राइड। लैक्टोज अभी बताया था, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ट्रिहेलोज एक वो बच्चों इंसेक्ट में होती है, कोकरोच के रेफरेंस में ये शुगर यूज करते हैं, है सारी डाइसेक्राइड। क्लियर। अगला ट्राई की बात करो, ट्राइसेक्राइड में 2 की जगह कितनी, 3 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड की कितनी यूनिट आ गई, 3। इसका एग्जाम्पल बच्चों में लिखा रहा हूं, रेफिनोज, फ्लोएम में वहां इस शुगर को यूज करते हैं, बाकी जरूरी नहीं। आप तो डाइसेक्राइड के एग्जाम्पल याद रख लेना, यही आएंगे डिटेल में। रेफिनोज जो 3 मोनोसेक्राइड यूनिट है, 3 कौन कौन सी है तो याद कर सकते हो, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। 1 ग्लूकोज, 1 गैलेक्टोज, 1 फ्रक्टोज, तो कितनी मोनोसेक्राइड हो गई, 3 हो गई, तो क्या बोल दिया, ट्राइसेक्राइड। एग्जाम्पल रेफिनोज। टेट्रा का मतलब ही बच्चों कितनी, 4 मोनोसेक्राइड यूनिट का फ्यूजन, तो उसको बोल देंगे टेट्रासेक्राइड। और इसका एग्जाम्पल है स्टेकियोज, स्टेकियोज या स्टाइकोज शुगर, जिसमें 2 ग्लूकोज और 2 गैलेक्टोज होता है। स्टेकियोज शुगर याद रखो, वरना रहने देना। आप तो यही डाइसेक्राइड वाले एग्जाम्पल याद कर लेना। पेंटा में 5 आ जाएगी, ये सबसे कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड है। बारबेस्कोज इसमें एग्जाम्पल आता है, उसकी इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं। तो बच्चों ओलिगोसेक्राइड का मतलब कितनी मोनोसेक्राइड यूनिट जुड़ी है उस बेस पर अलग अलग है। 2 मोनोसेक्राइड यूनिट है तो डाई बोल दो, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। अपने को एग्जाम्पल कौन से याद रखने हैं, 2 मोनोसेक्राइड यूनिट वाले याद ही है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ट्रिहेलोज। ट्रिहेलोज एक अलग से नाम हो सकता है जो इंसेक्ट के ब्लड में मिलती है, प्लाज्मा में शुगर ये पाई जाती है, कीटो में अपना कोक्रोच। तो आज का लेक्चर बच्चों अपन ने कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट किया। कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कार्बोहाइड्रेट CHO, जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में मिलता है। फॉर्मूला आपके सामने आ गया था। और कम से कम कार्बन 3 होंगे तब कार्बोहाइड्रेट बनेगा, 3 से कम कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। N1 N2 अपन ने रख के देख लिया था। हाँ, कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट है जिन पर फॉर्मूला लागू नहीं होता बट फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट है, लाइक डीऑक्सीराइबोज, लाइक रेमनोज, दोनों अपन ने लिख लिए थे।
थे। एमिनो एसिड की तरह इनमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती है। एक एक्सेप्शन यहां भी आता है, DHAP डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट है। क्लियर बच्चों? और इसमें अपन ने मोस्टली डी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एमिनो एसिड एल फॉर्म में ज्यादा थे, यूकैरियोट में एल फॉर्म में। ध्यान रख लेना थोड़े डिफरेंसेस, ठीक है बच्चों। देन अपन दो टाइप बताई थी, शुगर और नॉन शुगर। शुगर में आ गई थी मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। नॉन शुगर थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, जिनको अपन अगले लेक्चर में बताएंगे, पॉलीसैकेराइड। अब पहले हम मोनोसैकेराइड पे आ गए थे, जो सबसे सिंपलेस्ट है, जिनका डाइजेशन नहीं होता है, सीधा एब्जॉर्प्शन होता है, एनर्जी देते हैं, आरक्यू की वैल्यू 1 होती है, ग्लूकोज से याद रख सकते हो। इनके दो फॉर्म थे, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोज में कीटो ग्रुप है। इसमें CHO, इसमें C डबल बॉन्ड O। फिर हमने बताया कि दो फॉर्म में, स्ट्रेट चेन और रिंग फॉर्म। रिंग को हावर्थ बोल दिया था। इसमें अगर एक तो फ्यूरेनोज रिंग है, फ्यूरेनोज F से फ्रक्टोज, पायरेनोज का ग्लूकोज। फिर अपन ने मोनोसैकेराइड के टाइप में लिखाया था 3 कार्बन वाला ट्रायोज, जिसमें PgAl और DHAP आ गया। 3 कार्बन वाले में आप ये याद रख सकते हो, ये प्रीकर्सर होता है बाकी सब कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड का। 4 कार्बन वाली ट्रायोज आ गई थी, ट्रायोज 3 कार्बन, 4 वाली टेट्रोज। टेट्रोज का एग्जांपल बच्चों एरिथ्रोज, एरिथ्रुलोज। 5 कार्बन में आपको पता है, पेंटोज में राइबोज भी आता है, डिऑक्सी राइबोज भी आता है, एक्साइलोज भी आपको लिखा दिया था। 6 कार्बन में हेक्सोज में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो गया। 7 कार्बन हेप्टोज, 7 हेप्टोज। हेप्टोज से नाम बना सेडोहेप्टोज, सेडोहेप्टुलोज, जो इंटरमीडिएट है C3 साइकिल का। C3 साइकिल इंपॉर्टेंट है, कई काम की चीजें उसमें आती है बच्चों। देन अपन ने ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज की स्ट्रक्चर के बारे में बताया, उसकी रिंग और स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर अपन ने डिस्कस की। उसमें याद रख लेना कि एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा फर्स्ट कार्बन, कीटो हमेशा सेकंड, और थर्ड कार्बन पे HOH की पोजीशन हमेशा चेंज होगी, चाहे ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो। अब अगर बच्चों पहले कार्बन पर पोजीशन चेंज होती है, तब एनोमर है, पहले के अलावा चेंज हो रही है तो उनको एपीमर बोलते हैं। तो अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज इज एग्जांपल ऑफ एनोमर। क्लियर? देन हम आ गए थे ओलिगोसैकेराइड पे। तो 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड यूनिट को जोड़ो। मोनोसैकेराइड जुड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड की तरह ये भी जब बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट में COC और न्यूक्लिक एसिड में N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो नाइट्रोजन के साथ आएगा तो N ग्लाइकोसिडिक वहां अपन बोल देंगे। क्लियर? अगले लेक्चर में बच्चों कार्बोहाइड्रेट वाला जो पार्ट है उसको मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, और PMT 15 वाला पेपर मैं अपलोड कर चुका हूं। अब NTA के पेपर बच्चों रनिंग में चल रहे हैं। अब जल्द ही एक आध दिन में मैं NTA का पेपर भी बायोलॉजी का आप लोगों के लिए लाऊंगा, उसको भी सॉल्यूशन अपन करेंगे। यूं ही बने रहें मयंक सर और स्वाभिमान के साथ, लगे रहें बच्चों जी जान और ईमानदारी के साथ। वही भगवान जी अच्छों के साथ अच्छाई करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक वही मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद।